तथागत बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं पाली बौद्ध साहित्य और संस्कृत बौद्ध साहित्य में बहुत बड़ी हैं, बहुत विशाल हैं। और इसको हम लोगों ने जो तथागत बुद्ध के द्वारा जो धर्म चर्चा, धर्म चक्र चलाया गया था, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया कि उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। और यह एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है बुद्धिज्ञान, ताकि हम लोग उनकी शिक्षाओं को हर शनिवार को 8 से 10 के बीच में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग 3 लोगों ने शुरुआत किया और धीरे धीरे कई लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो शिक्षाओं को सुनना और जीवन में प्रैक्टिस करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, यह पूरा प्रक्रिया है जिसे हम लोग कह सकते हैं धर्म चक्र को गतिमान करना। तो हम लोगों का एक प्रयास है कि तथागत बुद्ध का जो धर्म चक्र है उसको हम लोग गतिमान करें, उसको थोड़ा आगे की तरफ पुश करें। इसीलिए हम लोगों ने नहीं। यह बुद्धिज्ञान की शुरुआत की थी। जी हाँ सर, कृपया सभी लोग म्यूट हाँ, म्यूट रखेंगे अपने आप को, मैंने म्यूट रखेंगे। इस- इस- कृपया म्यूट रखेंगे, म्यूट म्यूट रखेंगे सब लोग। हाँ। तो अभी हम लोगों ने एक चीज और जोड़ा हुआ है, प्रोफेसर मृगेंद्र भाई ने जोड़ा है कि पाली अ, अ, पाली भाषा पढ़ाई जा रही है और वो बहुत अच्छे ढंग से पाली भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। ये भी हम लोगों का बुद्धिज्ञान का एक प्रयास है। तो सभी लोग जुड़िए, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सुनिए और अपने जीवन में फॉलो करिए और उसे अपने एक्सपीरियंस को इस ग्रुप में शेयर भी करिए। हम लोग 3 लोगों के बोलने के बाद सभी सभी को मौका होता है कि आप अपनी बातों को शेयर करें। आपका खुद का अनुभव, प्रैक्टिस, अध्ययन, नॉलेज जो है उसे शेयर करें। और साथ में प्रश्न उत्तर भी हम लोग करते हैं। तो आज मैं अपना धर्म चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा बहुत सिंपल टॉपिक है आज का, जागरूकता अभ्यास, जागरूकता साधना और हमारे युवा वर्ग। तो हम सबसे पहले त्रिशरण और पंचिल करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंचिल। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
साधु साधु साधु। जो लोग नए होंगे उनको बता देता हूँ। अभी हमने जो पाली भाषा में जो चैंटिंग किया, पंचशील हम लोगों ने लिया, उसका मतलब है मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने का प्रण करता हूँ। मैं चोरी से, बिना दिए हुए चीजों को ग्रहण करने से मैं दूर रहने का मैं प्रण लेता हूँ। मैं व्यभिचार से विरत रहने का, दूर रहने का मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ या प्रण लेता हूँ। मैं झूठ बोलने, चुगली करने, क्रोध में बोलने, बकवास करने, चुगली चुगली करने, इसकी बात उसके पास, उसकी बात इसके पास, इस तरह की बातों से विरत रहने की, दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या प्रण लेता हूँ। और पांचवा, मैं किसी भी प्रकार का नशेबाजी, नशा का चीजों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या प्रण लेता हूँ। यह जो पंचशील है, यह मिनिमम आवश्यकता है तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए। शील, समाधि और प्रज्ञा। जो शील पालन करेगा और ईमानदारी पूर्वक करेगा और पूरी तरह करेगा, आधा अधूरा नहीं, वही व्यक्ति तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, अष्टांगिक मार्ग पर चल सकता है। अगर वो पूरा तरह से पालन नहीं करेगा तो वह भटक जाएगा, रास्ते में भटक जाएगा, थक जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए यह शील को नींव कहा गया है बौद्ध धर्म का। जैसे मकान का नींव होता है, तो नींव जितनी मजबूत होती है, वो उसके ऊपर का भवन जो होता है उतना ही मजबूत होता है। तो शील नींव है, और समाधि जो है इसके बाद शुरू होती है। जब आप शील का मजबूत रहेगा तो उसके बाद आप समाधि का अभ्यास कर सकते हैं। और जब समाधि का अभ्यास करेंगे तथागत बुद्ध के द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार, उनके बताए हुए तरीकों के अनुसार, और अगर आपके पास कोई गुरु अवेलेबल हैं तो उनके गाइडेंस में अगर आप करते हैं, तो प्रज्ञा जो है, ज्ञान ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। यही प्रक्रिया है। तो आज जो मेरा विषय है, जागरूकता साधना और हमारे युवा युवा वर्ग। बौद्ध धर्म में मुख्यतः दो तरह की साधना होती है। एक होती है साधना जो हम लोग बैठकर करते हैं, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति को हम लोग देखते हैं, जिस तरह से साधना का पोस्चर होता है वो बैठकर होता है। उसमें बहुत सारे टेक्निक्स आज दुनिया में बताए जाते हैं। अ, उसमें पॉपुलर जो हैं, आपके भारत में ज़्यादा जिद्दी गोयनका, सॉरी, गोयनका जी का जो टेक्निक है वो एक बहुत पॉपुलर है इंडिया में। और उसके बाद और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे बर्मा के महासी महासी टेक्निक बहुत फेमस है। और भी कई टेक्निक्स हैं जो खास करके बर्मा में गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है। उसके अलावा जैन है, जो खास करके चीन और जापान में ज़्यादा लोग अभ्यास करते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर टेक्निक्स हैं। तो एक साधना हो गई जो बैठ कर करने वाली। दूसरी जो साधना है वह होता है 24 घंटे करने वाली साधना। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे, चौबीसों घंटे हम एक साधना करते हैं। उसे कहते हैं जागरूकता साधना। ये हमेशा किया जाता है, हर पल और हर काम में किया जाता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप जागरूक रहेंगे, 100% जागरूक रहेंगे उस काम के प्रति, और प्रेजेंट में रहेंगे। हमारा माइंड प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। हम जो कुछ कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ उसी काम में हमारा जब ध्यान रहता है, उसी को कहते हैं जागरूकता साधना। आप लोगों का जीवन को देखिए, क्या होता है।
अब अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि आदमी जो है से एक बार में अनेकों तरह के काम करता है। खाना खा रहा है, मोबाइल में भी देख रहा है, एक हाथ में मोबाइल है, पूरा वीडियो चल रहा है, रात पूरा ध्यान उसका वीडियो पर है, दूसरे हाथ से खाना खा रहा है। उसमें क्या होता है कि आपका ध्यान खाना पर, भोजन पर बिल्कुल नहीं है। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। आपका ध्यान भोजन पर बिल्कुल नहीं है। आपका ध्यान क्या है? मोबाइल पर, उसके कंटेंट पर, उसमें क्या हो रहा है, वीडियो चल रहे हैं, फोटो देख रहे हैं आप, और सारा ध्यान आपको फोन पर है। आप अब भोजन नहीं पर आपका नहीं है, आप भोजन खा नहीं रहे हैं। भोजन को खाने का मतलब है हम पूरी तरह से भोजन पर, फोन नहीं, टीवी नहीं छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ जब हम भोजन पर अपना ध्यान लगाएंगे, मन हमारा ध्यान भोजन पर रहेगा। भोजन भोजन में क्या है, भोजन को हम उसको उठाते समय, भोजन को हम चबाते समय, भोजन को निगलते समय, जब हम पूरा प्रोसेस पर हम ध्यान रखेंगे, उसके स्वाद पर, उसमें क्या है, वो क्या खा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं, उसका स्वाद क्या है, ये जब इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे खाते समय, तो यह हो गया हम कि हम प्रेजेंट मोमेंट में। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का फायदा क्या होता है, क्यों रहना चाहिए? मैं इसके पहले एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि हम लोगों का माइंड क्या करता है कि हमेशा या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। मान लीजिए आप टीवी भी नहीं देख रहे हैं, फोन में नहीं यूज कर रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड में स्टोरी चलती है, स्टोरी चल रही है। क्या स्टोरी? कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, महीना दिन पहले क्या हुआ, उसने क्या बोला, अब उसने मेरे साथ गलत किया, ये कहानी चल रही है। आप खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान पूरी तरह खाना में नहीं है। भोजन में क्या है उसका स्वाद आप नहीं ले पा रहे हैं, कितना खाना है ये आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक से चबा नहीं रहे हैं। तो इन चीजों का गलत प्रभाव हमारे शरीर पर पहले पड़ता है, दूसरा माइंड पर पड़ता है। और अगर आप भूत की बात नहीं सोचकर भविष्य की बात सोच रहे हैं, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एक महीने बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है, वो सोच रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। फिर क्या होता है? या तो आप भूत में सोच रहे हैं या भविष्य में सोच रहे हैं। हम लोग कभी भी भूत को जी नहीं सकते, हम भूत में नहीं जीते रियली, हम भविष्य में भी नहीं जीते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। लेकिन हमारा मन इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है कि वर्तमान में नहीं रहकर भूत में रहता है या भविष्य में रहता है। जब इस प्रकार रहेगा, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं। स्टूडेंट हैं, युवा हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मैं परीक्षा पास करूंगा कि नहीं, मुझे नौकरी होगी कि नहीं, मेरा ये काम होगा कि नहीं, सोच रहे हैं, टेंशन में है, और टेंशन में खा रहे हैं, और टेंशन भोजन कर रहे हैं, टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है, और भोजन कर रहे हैं। ये जो भोजन है, आपको स्वास्थ्य देने के बजाय, आपको हेल्दी करने के बजाय, यह टॉक्सिन्स पैदा करेगा शरीर में, और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और साथ में जब आप भोजन कर रहे हैं और आपके माइंड में पास्ट की बातें आ रही हैं, फ्यूचर की बातें आ रही है, आप तनाव में हैं, आपके मन में विकार पैदा होते हैं। कौन कौन से विकार पैदा होते हैं? क्रोध, आपके मन में और भी बहुत सारे विकार पैदा होते हैं जब आप प्रेजेंट में नहीं रहते। क्रोध, मोह, द्वेष, किसी के प्रति, किसी ने हमारे साथ बुरा काम किया,
हम उसके बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है, घृणा पैदा हो रही है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उसका बदला लेंगे। हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं उसके बदले की भावना। तो इस प्रकार हमारा माइंड काम करता है। तो जागरूकता साधना में क्या होता है, हम लोग दो काम करते हैं। सबसे पहला, माइंड को प्रेजेंट में रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाने पर। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, माइंड में हमारे क्या पैदा हो रहा है, क्या हमें लोभ पैदा हो रहा है खाने के प्रति, भोजन के प्रति, स्वाद के प्रति, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे नोट करते हैं। क्या हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध पैदा हो रहा है, हम उसे नोट करते हैं। क्या हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है किसी के बारे में, घृणा पैदा हो रही है, हम उसे नोट करते हैं। हमारे मन में जो भी मेंटल डिफाइलमेंट्स कहा जाता है, मानसिक विकार जो भी पैदा हो रहे हैं, हम उसे नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, और ध्यान खाना पर रखते हैं। जैसे ही कुछ पैदा हुआ माइंड में, गुस्सा आया, हम उसे नोट करते हैं, गुस्सा, 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 3-4 बार। फिर ध्यान को खाना पे करिए, खाना पे लगाइए, खाना को उठाते समय, चबाते समय, निगलते समय। ये एक प्रक्रिया है। ऐसा अभ्यास करने से, ऐसा ऐसा इस प्रतिदिन अभ्यास करने से हमारा माइंड शांत होगा, एकाग्र होगा, कंसंट्रेट होगा, और एक जगह रहेगा, और प्रेजेंट में रहे। तो जागरूकता साधना का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें माइंड को प्रेजेंट में रखना। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया भोजन का, उसी प्रकार से आप इस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और गाड़ी ड्राइव करते समय हम फोन पे बिजी हैं, फोन से बात कर रहे हैं। मैं देखता हूँ युवाओं को फोन से बात करते समय बाइक चला रहे हैं, या फिर एक हाथ में वीडियो भी देख रहे हैं और बाइक भी चला रहे हैं। ये जो है, आपको माइंड जो है प्रेजेंट में नहीं है। उसका क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, अगर ऐसा इस तरह से गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा, तो हमारे जीवन को खतरा होगा। तो इस प्रकार से नहीं, जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान ड्राइविंग पर होना चाहिए। आगे क्या है, पीछे क्या है, बाएं क्या है, दाहिने क्या है, सारे चीजों पर, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सारी चीजों पर ध्यान रखना। हमारी गाड़ी का स्पीड कितना है, तो आप बहुत अच्छा ड्राइवर बनेंगे, अच्छे ढंग से ड्राइव करेंगे। हमारा जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए बहुत कीमती है। हमारा जीवन हमारे समाज के लिए बहुत कीमती है, देश के लिए बहुत कीमती है, मानवता के लिए बहुत कीमती है। इसलिए हमें अपने जीवन को बचाना चाहिए, अपने आप से भी प्रेम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दो उदाहरण दिए, एक कि भोजन का, और दूसरा ड्राइविंग का। एक और उदाहरण खास करके युवाओं के लिए, जब आप पढ़ते हैं, तो सभी के साथ होता है, पढ़ते हैं तो माइंड भटक जाता है, कहीं चला गया, घूमने चला गया, सिनेमा हॉल चला गया, सिनेमा हॉल में क्या देखे थे वो कहानी आने लगी। आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो कहानी आ गया, किसी की बात याद आने लगी, किसी के बारे में सोचने लगे, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। मेरा मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या नौकरी लगेगी या नहीं, सोचने लगे। आप पढ़ रहे हैं, आपका माइंड या तो भूत में चला गया या भविष्य में चला गया। उससे क्या होगा, आपका माइंड तनाव में आएगा, डिस्ट्रैक्ट हो गया, तनाव में आएंगे, और तनाव में आने के बाद फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इस प्रकार से जब अगर हमारा माइंड प्रेजेंट में नहीं रहेगा, तो उसके नुकसान हमें बहुत हैं। हमारा मन में अशांति होगी, बेचैनी होगी, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी,
अब अपने ऊपर सबसे बड़ा जो लॉस होगा, अपना आत्मबल वो कमजोर होगा। इसलिए हमें माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटे हमेशा करना चाहिए, हर काम में। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है, जो हम लोग, बहुत सारे लोग लैक करते हैं, कमी है हमारे लोगों की, हम दूसरे की बात को ध्यान से नहीं सुनते। हम कन्वर्सेशन में देखते हैं खासकर कि लोग बोल रहे हैं, आप दूसरे के बात को सुने नहीं, अपनी बात को कर रहे हैं, उसके बात को काट दे रहे हैं। फिर ये भी बोल रहा है, वो वैसे ही कर रहे हैं, वो बोल रहा है, वो वैसे ही कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी बैड इंटरेक्शन कम्युनिकेशन। ये नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले दूसरे की बात को ध्यान से सुनिए, वो क्या कर रहा है। फिर जब वो अपनी बात खत्म करे तो आप अपनी बात को रखिए। फिर उसके बाद में वो आप जो, आपके सामने जो टॉपिक है, आपके सामने जो प्रश्न है, उस टॉपिक को, प्रश्न पर ही रहें। हम देखते हैं कि जब कई लोगों को मैं देखता हूँ कि उन्हें अगर कोई टॉपिक दिया जाता है, किस विषय पर आपको बात करनी है, तो क्या होता है, थोड़ा देरी के बाद वो भटक जाते हैं, विषय से विषयांतर हो गए। वो कहानी, दूसरी कहानी बताने लगे, अपने बारे में बताने लगे। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। अरे भाई, आपको इस टॉपिक पर बात करनी है। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का फ्रेम में रहिए, उसके टाइमिंग में रहिए, कितनी देर बोलनी है, क्या बोलना है, और हम अगला से जो बात कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं। आपके पास इतना सेंस होनी चाहिए। आप, हम उसके नजरों से पढ़ते हैं, हमारी बात समझ रहा है कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहा है। कभी कि हम लोग बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अगला समझ रहा है नहीं। तो हमें वार्तालाप में, जीवन में इन चीजों को ध्यान रखना है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और अगला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगले की बात को सुनकर तब बोलना है, अगले के प्रश्न को समझकर बोलना है, बकवास नहीं करना है। और वो बात नहीं बोलनी है, जो अभी हमने पेंसिल में हम लोगों ने प्रण लिया, वो बात नहीं बोलनी है जो बिल्कुल फैक्ट नहीं हो, सही नहीं हो, सच, अ, बिल्कुल हमारे जानकारी में नहीं हो। हवा में बात नहीं करनी है, अंदाजे से बात नहीं करना है। इस प्रकार से परफेक्ट टॉक, सही वचन, इस प्रकार से हमें करने चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग करते हैं तो हमारा माइंड जो होगा, एकदम डिसिप्लिन में रहेगा। हमको जब किसी से बात करेंगे, सुनने वाले को अच्छा लगेगा। हमें अगर जिस चीज की जानकारी नहीं है, हमें तब बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं इस विषय में अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, मुझे इसके बारे में आज पूरा गहराई से ज्ञान नहीं है। या फिर मैं इसको बढ़िया से पढ़ के समझ के तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हमें इस तरह से फ्रैंक होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अपने बात के प्रति, अपने आप के प्रति। ऐसा नहीं कि जो हम नहीं जानते हैं वो भी जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, अपनी बात को मनवाने का, दूसरे को मनवाने का बाय फोर्स कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। तो डेली प्रैक्टिस, डेली हमें जीवन में इस तरह से माइंडफुलनेस का प्रयास करना चाहिए। जो हमने पांचशील बोला, हमें बोलने में, हमें काम करने में, अगर हम लोग माइंडफुलनेस, जागरूकता का अभ्यास करेंगे, तो हमारा जीवन बिल्कुल शांतमय और बिल्कुल इन प्रॉपर वे और प्रॉपर डायरेक्शन में, हम जिस जीवन के उद्देश्य पाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में होगा। आसपास के लोग हमारा आदर करेंगे, परिवार में, समाज में, मित्रों में, आपके कलीग्स में, जहां भी हैं, आपको आदर मिलेगा। इस प्रकार से हमें जागरूकता का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, रूटीन लाइफ
हम लोगों का जीवन में रूटीन जीवन का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैं युवाओं को देखता हूँ, किसी प्रकार का रूटीन नहीं है जीवन में। न उठने सुबह उठने का, न खाने का, न पढ़ने का, न सोने का, किसी चीज का रूटीन नहीं है जीवन में। हमारे पूर्वजों ने जो बनाया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। हम पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए नियम को, सभी चीजों को खारिज नहीं कर सकते। सुबह में सही से उठना, टाइम से उठना, फ्रेश अप होना, नहाना धोना, टाइम से खाना, पढ़ना, सोना, सफिशिएंट नींद होना चाहिए। ये नहीं कि, और सफिशिएंट का मतलब स्टूडेंट को 6 घंटा से ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप 6 घंटा की जगह 10 घंटा सो रहे हैं, वो भी नहीं। तो हमें एक रूटीन लाइफ होना बहुत जरूरी है। कभी ये नहीं कि आज आज एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कल दूसरा, परसों कुछ, फिर अगला दिन कुछ, वो नहीं। अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखने के लिए, अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखने के लिए, अपनी शिक्षा को डिसिप्लिन में रखने के लिए, अपने जीवन को, कैरियर को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमें रूटीन लाइफ से जीना बहुत जरूरी है। तीसरा तीसरा पॉइंट जो मैं करना चाहता हूँ, हम युवाओं को हम देखते हैं कि आज भी किसी माँ बाप के कहने से, या किसी अपने फ्रेंड लोग सर्किल में आकर, या किसी संस्था से, विचारधारा से प्रेरित होकर, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, किसी विचारधारा को, किसी किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। युवाओं को इनोवेटिव माइंड होना चाहिए। अगर किसी बात को किसी ने कहा, तो उसे आपको खुद रिसर्च करना चाहिए। कलम सूत्र याद करिएगा भगवान बुद्ध का। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानो कि सभी लोग मानते हैं। किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानो कि परंपरा से चल रही है। किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानो कि चार आदमी मिलकर तर्क पर बैठ सही कह दें तो वो सही हो गया, वो नहीं। किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानो कि किसी महापुरुष ने कहा, बल्कि उस बात को अपने जीवन की कसौटी पर प्रैक्टिस में उतार के देखो, और जब लगे कि यह सही है तब उसे मानो। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे आज जो समस्या जो देश की दुनिया की हो रही है, अब बहुत सारी चीजें हमारे 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले हमारे जो लोग मानते थे, उन्होंने जो उस समय अनुभव किया, हमें बताया। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे उपकरण मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपकरण मौजूद हैं, बहुत हाईली पावरफुल मशीनें हैं, जिससे हमें पुरानी परंपराओं को, चीजों को हमें खुद इनोवेट करना चाहिए, खुद खोजना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूँ, सबसे दुनिया के आज सबसे सूक्ष्म जो चीज है वो है वायरस। हमने देखा कोरोना वायरस को भी हमारे वैज्ञानिक उपकरणों ने पहचान लिया, पकड़ लिया। उससे सूक्ष्म धरती पर ब्रह्मांड में अभी अभी के डेट में इंसान को कुछ भी जानकारी नहीं। जब उतना सूक्ष्म चीजों को हम लोग जान सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है ईश्वर के बारे में। हम लोगों ने देखा कि हमारे अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह गए, हमारे कैमरास, हमारे दूरबीनें अंतरिक्ष में अरबों प्रकाश वर्ष दूर में घूम रही हैं, घूम लिया। कहीं पर कोई ईश्वर नहीं मिला, धरती के नीचे कोई ईश्वर नहीं मिला। तो हमारे युवाओं को आज भी सिखाया जाता है ईश्वर है, उस पर विश्वास करो। बौद्ध धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जाता। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जो पालन करते हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। हमें इन मशीनों का प्रयोग, दूरबीनें हैं, उनके आपके रिकॉर्ड्स हैं, आप हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल आ जाएगा। आप सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर देखिए, या बहुत सारे लिंक्स हैं जो जो हमारे उपग्रहों ने खोजा, जो हमारे दूरबीनों में खोजा, जो माइक्रोस्कोप से खोजा गया। इन सारी चीजों का अध्ययन करिए,
खुद खोजिए, माइक्रोस्कोप से खोजिए कहाँ ईश्वर है, दूरबीन से खोजिए कहाँ ईश्वर है। जब आज हम इतने पावरफुल मशीनों का प्रयोग करके ईश्वर को नहीं खोज सकते, तो 3,000 साल पहले, 5,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कहा कि संसार में कोई ईश्वर है, हमको चला रहा है, और हमको हम केवल खिलौना है। इस सब तरह के फालतू बातों पर हमें विश्वास नहीं करके युवाओं को सिर्फ खुद खोजना चाहिए। माइक्रोस्कोप से खोजिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप हैं, खोजिए कहाँ ईश्वर है। पावरफुल दूरबीन है, खोजिए कहाँ ईश्वर है। तो ये मैं कहता हूँ कि हमारा माइंड इनोवेटिव होना चाहिए। हम हमें हमारे युवाओं को हमेशा उस चीजों को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, चाहे कोई भी बोले हो, किसी का भी कथन हो। एक और पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, शायद मेरा टाइम भी मैं देख रहा हूँ। एक और बात मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, वह जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल जीवन में, वो है दूसरों का सम्मान करना। ये चीज मैं देखता हूँ कि समाज में धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। आज के युवा लोग अपने घर में माँ बाप का सम्मान नहीं करते। युवा लोग अपने से जो भी बड़े रिश्तेदार, परिवार, समाज में हैं लोग, उनका सम्मान नहीं करते। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, तो आप निश्चित मान लीजिए कल आने वाला समय में आप सम्मान पाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। कल आने वाला समय में जब आपका सम्मान नहीं होगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, तब आपको एहसास होगा कि हमें भी दूसरों को बड़ों को करना चाहिए था सम्मान। और जब आप अपमानित महसूस करेंगे, तो आप अकेला महसूस करेंगे, आप अकेला होंगे। 4 आदमी, 10 आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होंगे। जब आप दूसरों का सम्मान करिएगा, सबसे पहले घर से शुरू करिए। माँ बाप, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके आसपास रिश्तेदार परिवार हैं, उनका सम्मान करिए। सम्मान करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सुबह उठकर सुबह शाम पैर छुएं, लेकिन उनके बात को नहीं माने। उन्हें हम जरूरत की चीजें, अगर कुछ कह दिया, बेटा ये चीज ला दो, ये चीज दे दो, हम तिरस्कार करें, वो नहीं, वो सम्मान नहीं है, वो अपमान हुआ। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन की चेन जो है, प्रक्रिया, आज हम युवा हैं, कल आप बूढ़ा होइएगा, तो आपके घर में जो छोटा भाई बहन है, आपके आने वाला जनरेशन है, वो फिर आपका सम्मान नहीं करेंगे। और जब इस प्रकार से होगा, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, अराजकता हो जाएगी। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में ही बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी लोग, जो माँ बाप हैं, उनको लोग, युवा लोग अपने घरों से निकाल देते हैं, और वो आश्रम में, वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर होते हैं। कितना बड़ा दुख की बात है, कितने बड़े शर्म की बात है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, कितना दुख सहे, आपको ये घर बना के दिया, आप उसी को घर से निकाल देंगे। कितना बड़ा, मैंने सोचने के बाद कितना दुख होता है मुझे, कितना बड़ा, कितना तकलीफ की बात है। तो अगर हम अपने माँ बाप का, परिवार का, लोगों का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, तो हमारे माँ बाप हमें हमेशा आशीर्वाद देंगे। आपके आपके सुख के लिए, आपके खुशी के लिए हमेशा दुआ करेंगे। और आपके दरवाजे पर भी माँ बाप हैं, आप भले ही कुछ नहीं करते हो, आप उनको सुबह शाम आदर करिए, उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए, उनके बात सुनिए, उनकी सेवा जैसे भी हो सकता है करें। तो वो आशीर्वाद देंगे, वो आपको जीवन में फायदा पहुंचाएगा। और दूसरा, आपके मन को खुद खुशी मिलेगी, तसल्ली मिलेगी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। इस प्रकार से, हमें इस प्रकार से युवाओं को मैं यही कहता हूँ कि ये सिर्फ आप ये नहीं सोचिए कि मैंने सोशल मीडिया से बहुत सारा चीज, इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, मैं बहुत सारा चीज जान गया हूँ, अब मुझे अपने से बड़ों की जरूरत नहीं है, अपने से गुरुओं की जरूरत नहीं है, मैं सब चीज ऑनलाइन सीख जाता हूँ।
ऑनलाइन आप सीख जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन आपको आदर नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन प्यार नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आपको 1,000, 2,000, 20,000 आपके फ्रेंड हैं, लेकिन आपका जब दुख का समय आएगा, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आसपास के लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें आदर नहीं करते हैं, उन्हें दुख में सहयोग नहीं करेंगे, तो जब आप दुख में पड़ेंगे, तो ऑनलाइन जो आपके 20,000, 1 मिलियन, 20 मिलियन जो फ्रेंड हैं, वो आपके साथ उसमें से 4 भी आपके पास आके दुख में आपको सहयोग नहीं करेगा। इसको मन में बैठा लीजिए। इसलिए ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन लोगों से प्रेम करिए, ऑफलाइन दूसरों को आदर करिए, ऑफलाइन दूसरों का सहयोग करिए, और फिर आपको ऑफलाइन प्रेम मिलेगा, ऑफलाइन आदर मिलेगा, ऑफलाइन सहयोग मिलेगा। तो मेरा टॉपिक आज जागरूकता, साधना और हमारे युवा वर्ग, इसी पर था। और मैंने आज, मुझे इतना कहना था युवाओं के लिए, इतना गाइडेंस देना था। और एक चीज और लास्ट में ये कहता हूँ, जीवन में सफलता और असफलता, ये दोनों जीवन के दो पहलू हैं। हमारे युवा बहुत सारे एक बार असफल होने के बाद या 2 बार असफल होने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं, कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा इसलिए होता है कि आप जागरूक नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, सारी चीजें परिवर्तनशील है। आज अगर दुख है, कल नहीं रहेगा, निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। तो अगर आप किसी चीज में एक बार फेल हो गए, असफल हो गए, हताश नहीं हो। संसार में बहुत सारी चीजें हैं आपको करने के लिए, बहुत रास्ते हैं जब आप जा सकते हैं। एक रास्ता ब्लॉक होने के बाद ये नहीं है कि आप कहीं जा ही नहीं सकते। उससे भी बढ़िया रास्ते से, उससे भी बढ़िया मंजिल पर आप पहुंच सकते हैं। आपके अंदर में हौसला होना चाहिए, आपके अंदर में आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके आपके अंदर में कमिटमेंट होना चाहिए। आज मैं इतना ही कहता हूँ। इसको कहने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर अगला शनिवार को मिलेंगे। सभी को नमो बुद्धाय।